गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कल के टॉपिक से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने किंगडम मोनेरा जो है उसके साइलेंट फीचर्स और उसके मेंबर्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था और कल काफ़ी सारे मेंबर्स की स्टडी भी कर ली थी। 2 मेंबर्स जो हैं किंगडम मोनेरा के बाकी हैं, उनको हम लोग आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं आर्की बैक्टीरिया पे। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो है एक और मेंबर है किंगडम मोनेरा का। अब आर्की बैक्टीरिया जो है इसको हम लोग प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। प्रिमिटिव किस लिए कहते हैं? क्योंकि इनका जो फॉर्म है, ठीक है, वो प्रिमिटिव एजेस से वैसा ही चला आ रहा है। मतलब इनके बॉडी में मेजर चेंजेस कुछ देखने के लिए नहीं मिले हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यानी कि पुराने या ओल्ड बैक्टीरिया कहते हैं, बिकॉज ऑफ नो कंसिडरेबल चेंजेस इन देयर बॉडी फॉर्म। ठीक है, अब आर्की बैक्टीरिया जो है ये इसमें बेसिकली इसके कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है सेल वॉल में, ठीक है, वो एब्सेंट होता है। जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, मैंने बताया था। तो आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन की जगह प्रोटीन और कुछ दूसरे पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इनके सेल वॉल के अंदर। ठीक है, इनका जो सेल मेम्ब्रेन रहता है उसमें ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होते हैं, जिसके वजह से ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं इजीली। ठीक है, अब आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये मोस्टली एनारोबिक होते हैं। ठीक है, अब एनारोबिक होने के अलावा भी, ठीक है, इनके अंदर 2 वेरिएशंस या 2 फॉर्म्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। आर्की बैक्टीरिया में 2 तरीके के एनारोब्स होते हैं। एक है ऑब्लिगेट एनारोब एंड दूसरा है फैकल्टेटिव एनारोब। दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑब्लिगेट एनारोब्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली एनारोबिक रहते हैं। मतलब अगर जहाँ कहीं भी ये जिस एनवायरनमेंट में भी रह रहे हैं वहाँ थोड़ा सा भी ऑक्सीजन अगर पहुँच जाए, एंटर कर जाए, तो इमीडिएटली इनकी डेथ हो जाती है। मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस को टॉलरेट नहीं कर पाते, इमीडिएटली मर जाएंगे। ठीक है, दूसरे हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये भी एनारोबिक हैं, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता भी है तो भी जो है ये काम चला लेते हैं। ठीक है, अब ऑब्लिगेट एनारोब्स जो हैं 2 तरीके के होते हैं। पहला है मीथेनोजेंस और दूसरा है हेलोफाइल्स। ठीक है, दोनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से अलग है। मीथेनोजेंस के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक ऐसे आर्की बैक्टीरिया हैं जो कि स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं और हमेशा मार्शी एरिया, यानी कि जो दलदल वाला इलाका है, दलदल वाला एरिया है, वहाँ पर जो है ज़्यादातर मीथेनोजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी हैबिट होती है कि ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से या फ्यूमेरिक एसिड से। ठीक है, तो अगर इनको कार्बन डाइऑक्साइड या फ्यूमेरिक एसिड अवेलेबल हो तो ये मीथेन प्रोड्यूस करेंगे और मीथेन जो है एमिट होता है बाहर। उनके करंट एनवायरनमेंट से, उनके लोकल एनवायरनमेंट से जो है मीथेन बाहर एमिट होता है और मीथेन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिससे उसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, इसीलिए, ठीक है, मीथेन प्रोड्यूस करने की वजह से ही इनको हम लोग क्या कहते हैं? मीथेनोजेंस, यानी कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, अब मीथेनोजेंस जो होते हैं ये रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, यानी कि जो कैटल हैं, जैसे कि गाय भैंस है जो जुगाली करते हैं। ठीक है, तो जो रूमिनेंट एनिमल्स है उनके रूमेन में जो है, स्टमक का एक चेम्बर होता है रूमेन। ठीक है, रूमेन के अंदर जो है मीथेनोजेंस पाए जाते हैं और वहाँ पर जो है दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मीथेन। ठीक है, उसके अलावा मीथेनोजेंस जो होते हैं ये फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज में भी हेल्प करते हैं। मतलब कि एनिमल्स जो हैं जो घास वगैरह खाते हैं, ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स, घास में सेल्यूलोज होता है, तो उस सेल्यूलोज का फर्मेंटेशन करने में और उससे मीथेन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो गोबर गैस प्लांट वगैरह होता है ना, बायोगैस प्लांट होता है, गोबर गैस या बायोगैस प्लांट जो होता है वहाँ पे मीथेनोजेंस को ही एम्प्लॉय किया जाता है और मीथेनोजेंस जो है वो जो गोबर होता है उसका डिग्रेडेशन करते हैं, डिग्रेडेशन करके मीथेन प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, मीथेनोजेंस के 2 एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं, मीथेनोबैक्टीरियम और मीथेनोकोकस। ये 2 एग्जाम्पल्स होंगे मीथेनोजेंस के।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेलोफाइल्स पे, ठीक है। हेलोफाइल्स जो है एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये बेसिकली सॉल्ट लविंग होते हैं और ऐसी जगहों पे ज़्यादातर पाए जाते हैं जहाँ पे सॉल्ट का हाईएस्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट रहता है। तो जहाँ पे सॉल्ट बनाया जाता है, सॉल्ट का मतलब प्यूरिफिकेशन होता है, या सॉल्ट ऐसा कोई लेक है जिसमें पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, तो ऐसी जगहों पे ज़्यादातर हेलोफाइल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं, हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस, ठीक है। अब हेलोफाइल्स जो है एकदम डीप सी में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे समुद्र के अंदर जहाँ पे वॉल्केनिक वेंट्स होते हैं, समुद्र के अंदर भी वॉल्केनिक ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो वो जो वॉल्केनिक वेंट्स या वॉल्केनिक ओपनिंग्स होती है वहाँ पर भी हेलोफाइल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ पे 110 डिग्री सी का टेम्परेचर जो है उसको भी झेल झेल जाते हैं, ठीक है। अब हेलोफाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इनके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा सच होता है कि ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को झेल जाते हैं, जैसे कि इनके बॉडी के सेल के चारों तरफ म्यूसिलेज की लेयरिंग होती है, इनके अंदर सैप वैक्यूल्स, मतलब वैक्यूल्स जिनके अंदर सैप या लिक्विड भरा हुआ, ऐसे वैक्यूल्स नहीं रहते हैं, सो दैट इससे क्या अवॉइड होगा, प्लाज्मोलिसिस होना अवॉइड होगा, ठीक है। उसके अलावा इनके बॉडी के अंदर भी सॉल्ट का बहुत हाईएस्ट कंसंट्रेशन रहता है और इनके सेल मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक लिपिड्स होते हैं जो कि सॉल्ट के एक्शन से इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इन सभी फीचर्स के वजह से जो है ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है उसको झेल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हेलोफाइल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट लाइट पड़ती है तो स्ट्रॉन्ग या डायरेक्ट लाइट पड़ने से हेलोफाइल्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें एक पर्पल कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। ये जो पर्पल कलर का पिगमेंट है ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके एटीपी प्रोड्यूस करता है और इस एटीपी को जो हेलोफाइल्स हैं वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। मतलब कि ये एटीपी को स्टोर करके नहीं रखते हैं, जितना एटीपी बनते जाता है उसको इमीडिएटली यूज़ करते जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स पे। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मैंने आपको क्या बताया कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ये काम चला लेते हैं, ठीक है। तो इसकी अगेन एक सब टाइप है विच इज़ थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। अगर इस टर्म को हम लोग ब्रेक करके देखें तो थर्मो का मीनिंग होगा टेम्परेचर, एसिडो का मीनिंग होगा एसिड एंड फाइल्स का मीनिंग होगा लविंग। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि टेम्परेचर और एसिडिटी लविंग होते हैं, हायर टेम्परेचर पर और हायर एसिडिक पीएच पर भी सरवाइव कर जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। अब ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं ये ज़्यादातर जो है जो सल्फ़र स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट सल्फ़र स्प्रिंग्स होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सी तक चले जाता है और वहाँ का पीएच जो है वो pH 2 तक बहुत नीचे गिर जाता है। तो इतने कम pH पे और इतने हाई टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है, दे आर बेसिकली कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करके उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और इससे उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन फिर वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में करते हैं, ठीक है। अब थर्मो एसिडोफाइल्स जो है हाई टेम्परेचर या हाई एसिडिटी को कैसे टॉलरेट करते हैं, इनके सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके बॉडी के अंदर स्पेशल रेजिस्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि इनको सल्फ्यूरिक एसिड के एक्शन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, टेम्परेचर और हाइयर पीएच जो है उनके इफेक्ट से भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अब आर्कीबैक्टीरिया जो है ये जो सभी हैं, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया क्योंकि प्रिमिटिव बैक्टीरिया है लेकिन फिर भी अभी भी अर्थ के सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इस रीज़न के वजह से इनको लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है,
ठीक है। इसके बाद जो एक और कैटेगरी है किंगडम मोनेरा में, या एक और मेंबर है किंगडम मोनेरा का, दैट इज एक्टिनोमाइसीट्स। ठीक है, एक्टिनोमाइसीट्स जो है एक और कैटेगरी है किंगडम मोनेरा में। ठीक है, किंगडम मोनेरा जो है, ठीक है, इसमें ये जो एक्टिनोमाइसीट्स जो है ये एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि फिलामेंट्स के फॉर्म में सरवाइव करता है, फिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो फिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहने की वजह से इसको किंगडम फंजाई और किंगडम मोनेरा के बीच में एक तरीके का लिंक माना जाता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है यहाँ पर निकल करके आती है। ठीक है, अब ये जो फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है जो कि फिलामेंट या थ्रेड के फॉर्म में रहता है, इसको एक्टिनोमाइसीट्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कई बार ऑल्टरनेटिवली रे फंगाई भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों रे फंगाई कहते हैं? क्योंकि एक्टिनोमाइसीट्स की जो कॉलोनी है, उसका जो ग्रोथ होता है वो इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कॉलोनी का। स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बनता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। तो क्या है, कॉलोनी का जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से रेडिएटिंग फॉर्म में बाहर के तरफ रेस के फॉर्म में जो है निकल करके आता है। इसीलिए हम लोग इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं इनको रे फंगाई भी कहते हैं। ठीक है, ये जनरली ग्राम पॉजिटिव होते हैं और फ्रेश वाटर में ज़्यादातर पाए जाते हैं, मैन्यूर में पाए जाते हैं, सॉइल में होते हैं। ठीक है, जहाँ ऐसे ऐसे जगहों पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी हो, ऐसी जगहों पे जो है एक्टिनोमाइसीट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक्टिनोमाइसीट्स जो है फिजियोलॉजिकली, ठीक है, फिजियोलॉजिकली इनके सारे फंक्शंस जो हैं बैक्टीरिया से रिजेंबल करते हैं, तो इसलिए इनको हायर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जो है कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एक्टिनोमाइसीट्स जो होते हैं ये एक्टिव सॉइल डिकम्पोजर्स होते हैं, सॉइल में डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका सबसे अच्छा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है एक्टिनोमाइसीट्स का? दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। मोस्टली जितने भी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें से जो सबसे बड़ा शेयर होता है एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने का वो एक्टिनोमाइसीट्स के पास में होता है। ठीक है, जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दूं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑरियोमाइसिन, ओके, क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरामफेनिकॉल के अलावा इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं और ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया ओनली। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसियस। ओके, ऑरियोमाइसिन जो है इसको प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस। ठीक है, क्लोरामफेनिकॉल जो है इसको प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिनोमाइसीट्स हैं विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, सो ओवर हियर वी हैव कंप्लीटेड किंगडम मोनेरा। अब हम लोग नेक्स्ट किंगडम पे आते हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में मैंने
पहले भी बताया था जब हम लोग क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो कि ये जो है ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली वाटर ड्वेलिंग होते हैं, यानी कि पानी में ही रहते हैं। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के थ्रू अगर हम लोग देखें तो ये जो किंगडम है इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किंगडम मोनेरा के मेंबर्स के साथ भी होता है, बीइंग यूनिसेल्यूलर। ठीक है, फिर आगे जो किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया है तो उसके साथ भी रिजेंबल करता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनके कई सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया तक के ऑर्गेनिजम्स को रिजेंबल करते हैं। तो दोनों के बीच का लिंक जो है हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को मान सकते हैं। ठीक है, अब किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, तो ये जनरली फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रहता है। उसके अलावा इनके अंदर जो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आपको देखने के लिए मिलता है कुछ कुछ में, जैसे किसी किसी में सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलेगा, किसी में मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों तरीके का न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलेगा। इसमें कई सारे जो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनके, कई बार किंगडम मोनेरा को भी रिजेंबल करते हैं, कई बार फंजाई, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया को भी रिजेंबल करते हैं। ठीक है, इस वजह से जो है इनको माना जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, वो जो है इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो इनको एक तरीके का मिसिंग लिंक जो है हम सभी के बीच में माना जा सकता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटिस्ट होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये जो है ज़्यादातर पानी में रहते हैं और ज़्यादा करके ये एज अ फूड सोर्स जो है छोटी फिशेस के लिए और जो छोटे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए एज अ फूड सोर्स जो है ये एक्ट करते हैं। ठीक है, अब इनके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अगर इनके बॉडीली फीचर्स के बारे में हम लोग बात करें तो यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि न्यूक्लियस है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। लोकोमोशन के लिए यानी मूवमेंट के लिए इनके अंदर या तो सीलिया होता है या तो फ्लैजिला होता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है और एक प्रॉपर सेल वॉल भी होती है इनके अंदर। ठीक है, अब इनके अंदर लोकोमोशन के बारे में बात करें तो प्रोटिस्टा में लोकोमोशन जो है वो 3 तरीके से होता है। एक फ्लैजिला के हेल्प से, जो कि या तो 1 या 2 फ्लैजिला हो सकता है। सीलिया के हेल्प से, तो सीलिया जो है उनका नंबर ज़्यादा होता है, ये ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट रहते हैं। या फिर स्यूडोपोडिया के हेल्प से होता है, यानी कि फॉल्स फीट के हेल्प से मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट के लिए 3 तरीके के ऑर्गन्स या सिस्टम्स हैं। फ्लैजिला के हेल्प से, जिसमें कि व्हिप या चाबुक के जैसा मूवमेंट होता है। सीलिया के हेल्प से, जिसमें कि वाइब्रेशनल मूवमेंट होता है। और स्यूडोपोडिया के हेल्प से होता है मूवमेंट, जिसमें कि स्लाइडिंग मूवमेंट होता है। तो 3 तरीके से मूवमेंट्स जो हैं इनके अंदर देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। ठीक है, या फिर इनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन भी देखने के लिए मिलता है, या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने के लिए मिलता है, या फिर मिक्सोट्रॉफिक भी। तो फोटोसिंथेटिक में ये खुद से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, होलोजोइक में क्या करते हैं, होलोजोइक में डिफरेंट टाइप्स के जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं, उनको निगलते हैं। तो इस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन हो जाता है। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसमें कि कई सारे प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स या मटेरियल होता है उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट जो हैं ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए पैरासाइट्स के जैसे एक्ट करते हैं। तो इनके अंदर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने के लिए मिलता है।
उसके अलावा अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मिक्सोट्रॉफिक, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है वो मिक्स्ड तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। जैसे यूग्लिना का एग्जांपल हम लोग ले तो यूग्लिना जो है वो फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, तो इस वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। ठीक है, मतलब कि प्लाज्मिड्स का एक्सचेंज होता है, उसके वजह से होता है। ठीक है, उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें मियोसिस भी इन्वॉल्व होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व होता है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इनके अंदर। ठीक है, इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है या तो वो बाइनरी फिशन से होगा, ठीक है, या फिर सिस्ट फॉर्मेशन से होगा, जो हम लोग कल पढ़े थे कि एंडोस्पोर बनता है बैक्टीरिया में, वैसे ही इनके अंदर भी क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट क्या होता है, एक थिक कवरिंग होता है जो इनके बॉडी के चारों तरफ डेवलप होता है। और सिस्ट के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव यानी कि मेटाबॉलिकली इनर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस चले जाते हैं, वापस से फेवरेबल कंडीशन आते हैं, तो सिस्ट टूटता है, सिस्ट से जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर निकलता है, फिर नॉर्मली जो है वो अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ रिज्यूम करता है। ठीक है, इसके बाद एक और टेक्निक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनके अंदर, जिसको कहते हैं प्लाज्मोटोमी। तो इसमें प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि जो सेल है, ठीक है, सेल जो है वो मल्टीपल सेल्स में अपने आप डिवाइड हो जाता है, मतलब छोटे छोटे डॉटर सेल्स में अपने आप डिवाइड हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोटोमी। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मियोसिस और गैमीट्स फॉर्मेशन के थ्रू होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिशन, प्लाज्मोटोमी और क्या होता है, सिस्ट फॉर्मेशन के हेल्प से इनके अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब प्रोटिस्ट जो होते हैं इनको हम लोग बेसिकली 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। ठीक है, दूसरा स्लाइम मोल्ड्स, और तीसरा प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट्स। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स के बारे में। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो हैं ये ऐसे प्रोटिस्ट्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, और इनमें भी बहुत सारे फाइला या डिविजन्स जो हैं वो हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इनमें बहुत सारे और कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, लेकिन फिर भी जो 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनके अंदर भी 3 सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स, दूसरा है क्राइसोफाइट्स, एंड तीसरा है यूग्लिना लाइक फ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं तो ये जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं मतलब इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होगी। डेफिनेटली क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, अल्फा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स नाम के पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी भी 3 कैटेगरी है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और यूग्लिना लाइक
लाइक फ्लैजिलेट्स। ठीक है, सबसे पहले डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। ये फ्रेश वाटर में कम और मेराइन वाटर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर कई बार फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के साथ साथ सेप्रोफिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में इनका जो सेल वॉल होता है, ठीक है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो सेल्यूलोज है, ठीक है, सेल्यूलोज से बनी हुई जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है प्लेट्स के फॉर्म में रहती है जिनके बीच में इंटरलॉकिंग का सिस्टम होता है। तो आपको मतलब स्ट्रक्चर जो इनका दिखेगा, ठीक है, उसमें आपको समझ आएगा देखने पर कि किस तरीके से जो सेल वॉल है वो प्लेट्स के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर फिट होती है, एक दूसरे के साथ लॉक होती है। ठीक है, तो लॉकिंग सिस्टम जो है इनके सेल वॉल के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इनके अगर पिगमेंट्स के बारे में हम लोग बात करें तो इनके अंदर अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। मतलब कोई डाइनोफ्लैजिलेट जो है येलो कलर का रहता है, कोई डाइनोफ्लैजिलेट ग्रीन कलर का रहता है, कोई से येलो कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर मोस्टली जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए होते हैं, क्लोरोफिल बी, अल्फ़ा कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग तरीके के कलर्स जो हैं ये डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जनरली कई बार आप लोगों ने सुना होगा पेपर वगैरह में या कभी इंटरनेट में आता है कि समुद्र में रेड टाइड्स आते हैं, मतलब समुद्र के पानी का कलर जो है रेड हो गया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब डाइनोफ्लैजिलेट्स जिनके अंदर रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे कैरोटीन जिनके अंदर होता है, तो ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट्स जब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करें तो उनके मल्टीप्लाई करने की वजह से सी के जो वाटर का कलर है वो रेड हो जाता है और इसको कई बार कहा जाता है दिस इज़ नोन एज रेड टाइड्स। ठीक है, उसके अलावा कई सारे डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब टॉक्सिन्स का सिंथेसिस भी करते हैं ये। ठीक है, तो अगर ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं गलती से इनको एनिमल्स कंज्यूम कर लें, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो कंज्यूम कर लें तो उनके अंदर डिजीज़ कॉज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर भी अगर ह्यूमंस के अंदर चले जाएं तो ह्यूमंस के अंदर भी ये डिजीज़ कॉज करने की, इवन डेथ कॉज करने की भी कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स। ठीक है, उसके अलावा इनकी एक और अच्छी क्या कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक मैं अगर बोलूँ तो वो ये है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं दे आर बायोलुमिनिसेंट। ठीक है, मतलब दे कैन ग्लो इन द डार्क। ठीक है, बायोल्यूमिनिसेंस होने की वजह से ये रात में क्या करते हैं, डार्कनेस में ग्लो करते हैं और कई बार वेव्स के साथ साथ इनका जनरली मूवमेंट जो है पानी के साथ साथ ही इनका मूवमेंट होता है। तो जो सी बीच होता है वहाँ पर जब वेव्स आकर के क्रैश होती हैं तो इनका बायोल्यूमिनेसेंस का जो प्रॉपर्टी है ये उस समय हमको बीच पर देखने के लिए मिलता है। जनरली ब्लू या ग्रीन कलर का बायोल्यूमिनेसेंस जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कैटेगरी पे आते हैं विच इज़ नोन एज क्राइसोफाइट्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स जो होते हैं इसके अंदर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। क्राइसोफाइट्स के अंदर होते हैं डेस्मिड्स और इनके अंदर आते हैं डायटम्स। ठीक है, क्या क्या आते हैं इनके अंदर, डेस्मिड्स आते हैं और डायटम्स आते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट्स होते हैं। ठीक है, इनके कम से कम 5500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें से मोस्टली सारी की सारी स्पीशीज़ जो है ये मैराइन होती हैं। ठीक है, और ये सबसे कॉमन फाइटोप्लैंक्टन में से एक होता है। ठीक है, ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए सबसे कॉमन फूड सोर्स होते हैं क्राइसोफाइट्स। ठीक है, अब इनके अगर बॉडी के फॉर्म, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में और डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो शेप है वो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, इलोंगेटेड होता है, स्पिंडल के शेप का भी हो सकता है। ठीक है, फिलामेंटस शेप भी हो सकता है इनके अंदर। ठीक है, अगर इनके सेल वॉल के बारे में बात करें तो इनका जो सेल वॉल है ये भी सेल्यूलोज का बना रहता है, लेकिन इनके सेल
सेल वॉल में सेल्यूलोज के साथ साथ सिलिका जो होता है वो भी इम्प्रेग्नेटेड होता है। तो सिलिका के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि इनका सेल वॉल जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल बन जाता है। ठीक है, सिलिका के प्रेजेंस की वजह से इनका सेल वॉल जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाता है। तो अगर ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बाद में भी इनका जो सेल वॉल है वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। ठीक है, अब इससे एक टर्म निकल के आता है जिसको कहते हैं हम लोग डाई एटोमेशियस अर्थ। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है इनके सेल वॉल के कंसर्न में ही, जिसको कि हम लोग कहते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। ठीक है, अब डाई एटोमेशियस अर्थ क्या है? डाई एटोमेशियस अर्थ बेसिकली डायटम्स का जो सेल वॉल होता है उसके कंसर्न में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि डायटम्स का जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज के अलावा सिलिका भी होता है। तो सिलिका के प्रेजेंस के वजह से इनका जो सेल वॉल है वो इंडिस्ट्रक्टिबल बन जाता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कुछ समय के बाद ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ होने के बाद में भी उसका जो सेल वॉल है वो ख़राब नहीं होता, इंडिस्ट्रक्टिबल रहता है और उसी तरीके से उसी फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो वो जो डेड ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है सी के बेड पे। ठीक है, वो सी के बेड पे सेटल डाउन हो जाता है या कई बार वो पानी के साथ बह बह करके जो आपका सी बीच होता है, ठीक है, सी बीच पर भी आकर के सेटल डाउन हो जाता है और सैंड या रेत का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो जो डायटम्स का इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल है वो एक ग्रेनी सा, बहुत खुरदुरा सा अपीयरेंस होता है और बहुत ही वैरायटी ऑफ कलर्स में हमको देखने के लिए मिलता है, वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल होता है। तो काफ़ी कुछ देखने में रेत जैसा होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। तो डायटम्स का ये जो सेल वॉल है, इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल है, जो कि वेरियस कलर्स में अवेलेबल होता है, इसी को हम लोग कहते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। ठीक है, डायटोमेशियस अर्थ जो है ये सैंड नहीं है, उससे डिफरेंट है, कलरफुल होता है, खुरदुरा अपीयरेंस होता है इसका। और ये किसका पार्ट होता है? डायटम्स के सेल वॉल का ही पार्ट होता है, जिसको कि हम लोग डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। ठीक है, अब अगर इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करें तो इनका जो सेल वॉल होता है डायटम्स का, उसका सोप बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है, साबुन के डब्बे के जैसा। कैसा कि साबुन का कोई डब्बा है, डब्बे में हम लोग साबुन रखते हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं, तो ढक्कन जो है वो डब्बे के ऊपर किस तरीके से अच्छे से फिट हो जाता है, वैसे ही डायटम्स जो होते हैं उनका जो सेल वॉल है वो इस तरीके से दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, दो कंपोनेंट से, या ये कहना चाहिए दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, अब इनका सेल वॉल जो है इसके अंदर सिलिका होता है तो सेल वॉल बड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसको हम लोग सेल वॉल ना कह के इसको हम लोग शेल कह सकते हैं। तो जो डायटम्स का शेल होता है वो सोप बॉक्स के जैसे होता है, एक उसके ऊपर बड़ा लिड होता है और बड़े लिड के नीचे जो है एक छोटा सा पार्ट जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये जो लिड या ये जो शेल है, ठीक है, इसके जो दोनों पार्ट्स है दोनों के अलग अलग नाम है। ठीक है, जो अपर हाफ होता है, ठीक है, डायटम्स के शेल का, इसको हम लोग कहते हैं एपीथेका। डायटम्स के जो शेल होती है उसका जो ऊपर का हाफ होता है उसको कहा जाता है एपीथेका, और जो नीचे का हाफ होता है इसको कहा जाता है हाइपोथेका। ठीक है, अपर हाफ ऑफ द शेल ऑफ डायटम्स इज नोन एज एपीथेका एंड लोअर हाफ ऑफ द शेल ऑफ डायटम्स इज नोन एज द हाइपोथेका। ठीक है, अब इनके अंदर भी फोटोसिंथेटिक है ये, तो इनके अंदर भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इनके अंदर होता है क्लोरोफिल ए, इनके अंदर क्लोरोफिल सी होता है, ज़ैंथोफिल होता है, फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट होता है। ठीक है, एंड डायटोजैंथिन नाम का भी पिगमेंट होता है, और ये पिगमेंट्स जो है अलग अलग डायटम्स को अलग अलग कलर्स जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद
ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज यूग्लिना लाइक फ्लैजिलेट्स। ठीक है, यूग्लिना लाइक फ्लैजिलेट्स जो हैं इनको हम लोग कॉमनली यूग्लिनॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, इस ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं जिनके अंदर प्लांट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एनिमल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके अंदर बेसिकली। ठीक है, ये मोटाइल होते हैं, बेसिकली फ्री लिविंग होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स और क्राइसोफाइट्स मोस्टली मैराइन वाटर में रहते थे। ठीक है, और यूग्लिनॉइड्स जो हैं वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में रहते हैं और एकदम गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसका सबसे इजी एग्जांपल जो है वो है यूग्लिना। ठीक है, अब इनके अगर बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करें तो इनका जो सेल वॉल है इसके अंदर सेल्यूलोज नहीं होता। सेल्यूलोज की जगह पे एक प्रोटीनेशियस, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक सब्सटेंस होता है जिसको पेलीसेल कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है बाकी स्टोर्ड फूड प्रेजेंट रहता है। स्टोर्ड फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट पैरामाइलम के फॉर्म में स्टोर्ड फूड प्रेजेंट रहता है, जिसको कि बाद में स्टार्च और ग्लाइकोजन में फॉर्मरली कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर भी पिगमेंट्स होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। उसके बाद कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जो हैं वो इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहते हैं। माइंड यू, मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि इनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी रहता है, ये चीज़ भी हमको याद रखनी है। ठीक है, इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और कई बार इनके अंदर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने के लिए मिलता है। तो वो एनिमल्स के जैसे कैरेक्टरिस्टिक होता है। कई बार ये जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करते हैं और कई बार इनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स के जैसे देखा जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक और मिक्सोट्रॉफिक दोनों तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनके अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ये तो था पहला कैटेगरी किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का। अब हम लोग दूसरे कैटेगरी पे आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स पे। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स जो है ये कंज्यूमर डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग स्लाइम मोल्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बॉडी के बाहर के तरफ, ठीक है, स्लाइम यानी कि म्यूसिलेज का लेयर होता है। स्लाइम और म्यूसिलेज का लेयर होने की वजह से इनका बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी सा फीलिंग होता है इनकी बॉडी को। अगर इनको आप हाथ से पकड़ने की कोशिश करोगे, फिंगर से अपने टच करने की कोशिश करोगे इनकी कॉलोनी को, तो इनकी कॉलोनी को टच करने से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा म्यूसिलेज या स्लिपरी सब्सटेंस कुछ इनके ऊपर प्रेजेंट है। तो म्यूसिलेज के प्रेजेंस होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। ठीक है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इनमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, एमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोई फिक्स्ड सेल का शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, फैगोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है उसके हेल्प से ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि आइसोगैमस होता है। आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों का साइज जो है सिमिलर होता है। इस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। ठीक है, अब स्लाइम मोल्ड्स जो हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स जो हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स और दूसरा होता है सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, दो टाइप हैं, ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स और सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स जो हैं, ठीक है, इनमें बेसिकली वॉल लेस होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। बस इनके अंदर एक मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म जो है वो किसी तरीके से एग्रीगेट होकर के रहता है।
ठीक है। तो सिर्फ प्रोटोप्लाज्म रहता है, कोई भी सेल वॉल नहीं रहती। ये जो प्रोटोप्लाज्म है मल्टी न्यूक्लिएट होता है और किसी तरीके से बस एक जगह पे कंडेंस्ड रहता है, एक जगह पे चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है वो ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स का ही टाइप है, ठीक है। इसका ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये बाहर की तरफ से चारों तरफ से स्लाइम यानी कि म्यूसिलेज से कवर्ड रहता है, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि स्यूडोपोडिया के अंदर स्यूडोपोडिया के हेल्प से कैसे मूवमेंट होता है उसी तरीके का मूवमेंट जो है इसमें भी होता है। इसके अंदर सारे यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे एक्सेप्ट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को छोड़ करके बाकी जितने भी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ऑफन कलर्ड होता है, प्लाज्मोडियम जो है कलर्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर होलोजोइक या फैगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो दूसरे बैक्टीरिया वगैरह को ये फैगोसाइटोसिस के हेल्प से क्या करता है, एनगल्फ करता है और कंज्यूम करता है, ठीक है। अब ये तो हुआ ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, ठीक है। सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स जो है ये यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं अमीबा, ठीक है। अमीबा जो है एक तरीके का सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड होता है, ठीक है। ये एक तरीके का सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड होता है। उसके बाद अगर इनके बाकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये जो होते हैं, ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट रहता है सेल्यूलोज, ठीक है। उसके अलावा अगर इनके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो अमीबा जो होता है, अमीबा के बारे में आप लोग सभी अच्छे तरीके से जानते हो कि इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सारे के सारे वेल डेवलप्ड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अमीबा जो है उसके अंदर स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस होता है, स्यूडोपोडिया के हेल्प से इसमें मूवमेंट होता है, यानी कि सीलिया या फ्लैजिला जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। मोस्टली अमीबा जो है वो साफ पानी में यानी कि फ्रेश वाटर में रहता है। अब अमीबा जो है ये इसके अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं और अमीबा जो है ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर जो है काफ़ी सारे डिजीजेस कॉज कर सकता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो अमीबिक डिसेंट्री जो होती है वो किसके वजह से होती है, अमीबा के वजह से ही होती है, ठीक है। ठीक है। सो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेकेंड कैटेगरी दैट इज द स्लाइम मोल्ड, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स के बाद में जो थर्ड कैटेगरी थी दैट वॉज ऑफ द प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट्स, ठीक है। थर्ड कैटेगरी वॉज ऑफ द प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट्स, ठीक है। अब प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट जो है इनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यूनिसेल्यूलर होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, उसके बाद जनरली पैरासिटिक नेचर के होते हैं जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स में काफ़ी सीरियस डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी जो है वो एक शेल के अंदर एनक्लोज्ड रहती है, इनके बॉडी के चारों तरफ एक शेल प्रेजेंट रहता है। इनके अंदर लोकोमोशन जो है वो स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया तीनों के हेल्प से होता है। मतलब इसके अंदर भी और बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, तो किसी में स्यूडोपोडिया से होता है, किसी में फ्लैजिला से या किसी के अंदर सीलिया से होता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक भी होता है, सैप्रोफिटिक और इनके अंदर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने के लिए मिलता
देता है, ठीक है। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, मल्टीपल फिशन के थ्रू या फिर बडिंग के थ्रू भी इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉन्जुगेशन के हेल्प से होगा, ठीक है। इसके बाद में कई सारे जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन को क्रॉस करने के बाद उसी सिस्ट से इमर्ज होकर के दोबारा से जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, इनको भी 4 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया जाता है, लेकिन इसके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना हमको ध्यान रखना है कि ये पैरासिटिक होते हैं। जैसे कि फिर भी अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दूँ तो एक कैटेगरी होती है मैस्टिगोफोरा, ठीक है, एक कैटेगरी है मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा जो कैटेगरी है इसके अंदर बहुत सारे जो प्रोटोजोवन पैरासाइट्स है वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ट्राइपैनोसोमा जो है वो इंक्लूड होता है, लीशमानिया, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास जो है ये सारे के सारे मैस्टिगोफोरा कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और ये सारे के सारे डिजीजेस कॉज करते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैस्टिगोफोरा में जो ट्राइपैनोसोमा है, ठीक है, वो स्लीपिंग सिकनेस यानी कि ट्राइपैनोसोमियासिस का जो डिजीज़ होता है जिसको कि स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, वो कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा जो लीशमानिया होता है, ठीक है, वो लीशमानियासिस नाम का एक डिजीज़ कॉज करता है जो कि स्किन में होता है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो हैं सारे के सारे क्या होते हैं आपके पैरासिटिक नेचर के होते हैं, मैस्टिगोफोरा कैटेगरी के प्रोटोजोन्स, ठीक है। इसकी जो सेकेंड कैटेगरी है वो है सार्कोडीना, ठीक है। सार्कोडीना कैटेगरी के जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, ठीक है, ये भी जो है जनरली डिजीज़ कॉजिंग ही होते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इसके अंदर एक प्रोटोजोअन इंक्लूड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटामीबा, ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहा जाता है उसको, ठीक है। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एज अ पैरासाइट ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर जो है सरवाइव कर सकता है और उनके अंदर अमीबियासिस या फिर जो अमीबिक डिसेंट्री है वो इनके अंदर कॉज कर सकता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग एक और कैटेगरी है इसकी, इसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोरोजा और फोर्थ कैटेगरी जो है दैट इज सीलियाटा, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए हम लोग तो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट की जो चारों कैटेगरीज है दे आर मोस्टली पैरासिटिक इन नेचर एंड दे कैन कॉज वन और दी अदर पैरासिटिक डिजीज इन द ह्यूमंस एंड एज वेल एज इन द एनिमल्स ऑल्सो, ओके। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड किंगडम प्रोटिस्टा ऑल्सो। इसके ज़्यादा डिटेल्स में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इतना ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को फ़िलहाल पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो वी हैव लर्नड अबाउट द कैटेगरीज। आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स के बारे में यानी कि डायटमीशियस, अर्थ वगैरह के बारे में आपको ध्यान में रखना है और बाकी जो है आपको उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड किंगडम प्रोटिस्टा ऑल्सो। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग किंगडम फंजाई से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आज की क्लास में आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।